गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। बहुत दिनों के बाद फिर आपका क्लास स्टार्ट हो चुका है। तो आइए ज़्यादा बातें न करते हुए सीधे हम अपने टॉपिक पे आते हैं, क्योंकि हमारी बातें हमारे टॉपिक से जानी जाएगी और हमारे टीचिंग मेथड से आप खुद हमारे बारे में जान जाएंगे। एक बार फिर श्रीनाथ सर इस चैनल में आपका स्वागत करते हैं और इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा और जो भी पॉइंट लगे नोट करने लायक उसे आप नोट करिएगा। तो आइए हम स्टडी करते हैं। जैसे इसके पहले चैप्टर में हम आपको पढ़ा चुके हैं एटम के बारे में। एटम पहले डाल्टन सर ने बोला कि एटम को डिवाइड नहीं कर सकते हैं, बाद में एटम को डिवाइड किया गया 3 सब एटॉमिक पार्टिकल में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और ये भी आपने सीखा इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई, प्रोटॉन की खोज कैसे हुई और न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई। इन सारी स्टडी के बाद अब हम आते हैं अपने पॉइंट पे, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के बारे में जानते हैं। ये एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास क्या होता है। देखिएगा बेटा, कोई भी एटम X एटम है और इसका एटॉमिक नंबर जो होता है उसे Z से रिप्रेजेंट करते हैं और एटॉमिक मास को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, A से। Z इसके नीचे वाले कॉर्नर पे होता है और अपर वाले कॉर्नर पे किसको शो किया जाता है, एटॉमिक मास को। जैसे बेटा कोई भी एटम है, जैसे सोडियम ले ले तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, 11 यहाँ पे लिखा जाता है। इसका एटॉमिक मास कितना होता है, 23, तो ऊपर 23 लिखा जाता है। मींस आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी एलिमेंट को हम जो एटॉमिक नंबर है उसके इस नीचे वाले कॉर्नर पर लिखेंगे और ऊपर वाले कॉर्नर पर उसके एटॉमिक मास को लिखते हैं। तो आइए हम सीखते हैं एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर के बारे में सीखते हैं बेटा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी किसी एटम का एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिफाई number of proton when atom is neutral। जब एटम न्यूट्रल है बेटा तो उस केस में जो एटॉमिक नंबर होता है वो हमको किससे अवगत कराता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन से। मींस अगर सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, मींस इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 11। एक खास बात और आपको याद रखनी है बेटा कि अगर एटम न्यूट्रल है तो उस केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। इसका जरूरत अभी आपको पड़ेगा जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सीखेंगे तब आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। तो ये बातें अभी भी ध्यान रखिएगा। जो एटॉमिक नंबर होता है वही नंबर ऑफ प्रोटॉन बताता है और जब एटम न्यूट्रल होते हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। अब आइए बेटा नेक्स्ट पॉइंट अब हम बात करते हैं एटॉमिक मास की। एटॉमिक मास को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। एटॉमिक मास जो होता है बेटा, एटॉमिक मास इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। मींस बेटा जो एटॉमिक मास होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के दोनों नंबर को अगर ऐड कर देते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, एटॉमिक मास। मींस एटॉमिक मास जो होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इन दोनों को जोड़ने से हमको क्या मिल जाता है, एटॉमिक मास। तो इस तरीके से बेटा हम किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर कितना है ये हम कैसे बता सकते हैं कि उसमें कितने प्रोटॉन हैं। अगर किसी का प्रोटॉन दिया हुआ है तो हम उससे डायरेक्ट बता सकते हैं कि इसके एटॉमिक नंबर कितने हैं और प्रोटॉन। और अगर हमको एटॉमिक मास दे दिया है तो न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं और न्यूट्रॉन दे दिया है तो एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन छोटा सा बन सकता है बेटा कि एक एलिमेंट X है जिसका नंबर ऑफ प्रोटॉन, जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन दिए हुए हैं 14। कितने दिए हुए हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन, 14 दिए हुए हैं। या नंबर ऑफ प्रोटॉन मान लीजिए 8 दिया हुआ है तो उस
एलिमेंट का नाम बताइए। तो x एलिमेंट का आपको नाम बताना है। तो आप जानते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होता है बेटा? एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। और ये एटम नीचे आपको जनरली न्यूट्रल दिख रहा है, एटॉमिक नंबर के बराबर होगा। मींस एटॉमिक नंबर इसका कितना आ गया? इसका एटॉमिक नंबर आ गया 1। और 1 एटॉमिक नंबर किसका होता है? ऑक्सीजन का। मींस आपको ये क्लियर हो गया कि x एलिमेंट क्या है? ऑक्सीजन है। तो डियर स्टूडेंट, इससे आपका इस तरह का सवाल लग सकता है। अब बात को और आगे बढ़ाते हैं। आपने अभी तक सीखा एटॉमिक मास क्या होता है और एटॉमिक नंबर क्या होता है। अब आपको मैं सिखाने जा रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एटम। बेटा ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, अभी आपके लेवल पे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको आप सीखेंगे नेक्स्ट टाइम। जैसे जैसे आप क्लास को इंक्रीज करेंगे फिर और लेवल आगे जाएगा, SPDF के बारे में भी सीखेंगे। बट अभी जितना लेवल है आपको उतने पे ही लेके चलते हैं। तो आइए हम सीखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम। एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? इस बात को, इस कॉन्फ़िगरेशन को करने के लिए सबसे पहले आपको 2 पॉइंट की आवश्यकता होती है। पहला पॉइंट क्या है बेटा? कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानने के लिए सबसे पहले आपको जानने की आवश्यकता होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या जानने की आवश्यकता होती है। और दूसरा ईच एनर्जी लेवल, मतलब जो एनर्जी सेल है, प्रत्येक एनर्जी सेल में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ईच एनर्जी लेवल है हाउ मैक्स इलेक्ट्रॉन। दूसरा पॉइंट आपको ये जानने की आवश्यकता है कि प्रत्येक एनर्जी लेवल अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। जैसे आपको ये भी पता होना चाहिए बेटा, जब नील बोर ने अपना मॉडल दिया था तो उसमें बताया कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे वो न्यूक्लियस में होते हैं। और जो फर्स्ट एनर्जी सेल होता है इसे K बोलते हैं अथवा 1 बोलते हैं। सेकेंड एनर्जी सेल को L बोलते हैं अथवा 2 बोलते हैं। थर्ड एनर्जी सेल को M अथवा 3 बोलते हैं। तो इस तरीके से एनर्जी सेल बताया था और बताया कि प्रत्येक एनर्जी सेल में ईच एनर्जी सेल है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर के बराबर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे बेटा K कितना है? 1 है, तो 2 into 1 का स्क्वायर मीन्स कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? मैक्सिमम 2। L 2 into 2 का स्क्वायर मीन्स 8। L के बाद क्या हो गया? M, इसमें हो जाता है बेटा 80। इस तरीके से आपने सीखा कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ते जाएंगे और आप सीख पाएंगे कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं। आइए अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया जाता है इससे बात करते हैं। इन दोनों बातों को लेकर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा इन दोनों बातों की सहायता से। सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा? किसी भी एलिमेंट का, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, पहला एलिमेंट ले लेते हैं बेटा सोडियम ले लेते हैं। सोडियम ले लेते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इसका एटॉमिक नंबर, हमको एटॉमिक नंबर पे जाना है। एटॉमिक नंबर हमारा बहुत हेल्प करेगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक नंबर कितना होता है? 11। मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो गए? 11। मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? क्योंकि एटम कैसा है? न्यूट्रल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 11। मीन्स प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों की संख्या कितनी हो गई? 11 हो गई। यहाँ से हमने ये सीखा। और जैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 हमको पता चल गई, अब इसको हम कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे। जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में हो गया, पहले सेल में कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2। पहले सेल में कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन? मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2। तो 2 रख दिया। दूसरे सेल में कितने हो सकते हैं? 8। दूसरे सेल में कितने हो सकते हैं बेटा? 8। तो 8 रख दिया। 3 4 5 6 7 8, 2 2 4 2 6 2 8 रख दिया। अब 2 8 10, मतलब आपके 10 इलेक्ट्रॉन खर्च हो चुके हैं। अब बचा कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 इलेक्ट्रॉन को आप क्या करिए? लास्ट वाली एनर्जी सेल में रख दीजिए। तो इस तरीके से आपने सीखा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया जाता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 8 1।
बेटा ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक नोट पॉइंट रखिएगा, ये नोट पॉइंट है। जब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 18 से अबव होने लगता है तब थोड़े एक्सेप्शन आने लगते हैं, इस बात का याद रखिएगा। नोट पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर एक्सेप्शनली एक्सेप्शनली एवं 18 एटॉमिक नंबर के बाद से जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस मेथड से होता है वो थोड़ा एक्सेप्शनली हो जाता है। जैसे बेटा एक एग्जांपल और आपको दे दूं, कैल्शियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 20 होता है, 2 8 10 8 18 2 20, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। जबकि आप जान सकते हैं कि तीसरे सेल में और भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। ये इसलिए नहीं जाता है क्योंकि जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का रूल बनाया जा रहा था तो ये भी बताया गया बेटा कि प्रत्येक एनर्जी सेल जो आउटर मोस्ट सेल होंगे, आउटर मोस्ट ऑर्बिट डज नॉट हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन। उन्होंने कहा कि जो सबसे बाहरी ग्रुप रहेगा उसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रखने हैं। इसी वजह से बेटा इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन न रख के 8 इलेक्ट्रॉन रख के उसको एक आगे कर दिया, और ये कॉन्फ़िगरेशन इसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो आपने सीखा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं। और इसमें से एक पॉइंट और हम आपको बता दें बेटा, यहीं पे जाते जाते सीख लीजिएगा। ये सारे बातों को सीखने के बाद आपको पता हो, एक बात और सीख लेनी चाहिए। एक शब्द आता है बैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या आता है? बैलेंस इलेक्ट्रॉन। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे पता किया जाता है बेटा? जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? बैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे बेटा बताइए, सोडियम के बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। इस वजह से इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 1 हो गया। इसके बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, इसलिए इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 2 हो गया बैलेंस इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से आपने सीखा कि किसी भी एटॉमिक नंबर के अनुमान सीख लिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया जाता है, और नेक्स्ट पॉइंट आपने ये भी सीख लिया कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है। आइए अब देखिए बैलेंस इलेक्ट्रॉन का आगे क्या यूज है, क्यों हमको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज को सीखना पड़ता है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन की यूज को जानने के बाद आप ये जान पाएंगे कि कौन सा एटम कितने एटम से मिलकर बनेगा, आगे वो कितने एटम से कंबाइन हो सकेगा। तो बेटा इसलिए बिल्कुल ध्यान से आप लोग सीखिएगा चीजों को। आइए अब हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन पढ़ लिए। नेक्स्ट पॉइंट हम सीखेंगे बैलेंसी। क्या सीखेंगे बेटा? बैलेंसी। बैलेंसी क्या होता है? द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम। एटम की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है बेटा, उसे हम क्या बोलते हैं? बैलेंसी बोलते हैं। और ये कैसे फाइंड आउट किया जाता है? टू फाइंड आउट बैलेंसी ऑफ एटम। एटम का बैलेंसी फाइंड करने का 2 तरीका होता है। पहला तरीका बेटा मेटल के लिए हम लोग यूज करते हैं, और दूसरा तरीका हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? नॉन मेटल के लिए। तो मेटल के लिए क्या होता है बेटा? मेटल क्या होता है? जैसे सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, जो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप में होते हैं एलिमेंट, ज्यादातर वो किस तरह के होते हैं? मेटल होते हैं। तो मेटल के लिए बैलेंसी क्या होता है आप देखिएगा कैसे निकाला जाएगा बैलेंसी। बैलेंसी जो होता है वो नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन। बैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको पता है, और मेटल आपका नॉन है, या आपका जो पदार्थ है वो नॉन मेटल है, सब्सटेंस आपका नॉन मेटल है, तो उस केस में आप डायरेक्ट बैलेंसी बता सकते हैं। जैसे सोडियम जो है मेटल है, तो आप डायरेक्ट बैलेंसी बता सकते हैं।
जैसे सोडियम, सोडियम क्या है बेटा, एक मेटल है और इस मेटल की आपको वैलेंसी बतानी है तो आप इसके पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सीख चुके हैं, उससे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकाल लेंगे, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पता चलेगा, जिससे हम ये कंफर्म कर पाएंगे कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपने पीछे देखा कितने हैं, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बेटा, एक है और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक है, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी बेटा, एक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये मेटल है और दूसरा पॉइंट इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है। मेटल के केस में वही वैलेंसी बन जाता है जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट नॉन मेटल के केस में वैलेंसी का एक फंडा आ जाता है बेटा, वैलेंसी इसमें डायरेक्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं बल्कि 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन करेंगे, तब आपको क्या पता चलेगा, तब आपको वैलेंसी नॉन मेटल की पता चल पाएगी। जैसे बेटा कभी कभी आप कंफ्यूजन करते हैं कि किसको नॉन मेटल जाने, तो कुछ नॉन मेटल मैं आपको बता देता हूं, जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, बोरान हो गया, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, बोरान, कार्बन, फास्फोरस, सीजियम, ये सारे जो कुछ एलिमेंट हैं आप पीरियोडिक टेबल में देख भी सकते हैं, वहाँ पे दर्शाया गया रहता है कि ये मेटल है और ये नॉन मेटल है। तो इस तरीके से आप ये भी सीख सकते हैं कि ये मेटल है कि नॉन मेटल है। तो मान लीजिए इसमें से कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, हम क्लोरीन का ले लेते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है बेटा, और जिसका एटॉमिक नंबर 17 होता है उसके इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 17। क्यों? क्योंकि ये कैसा है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल एलिमेंट जो होते हैं वो जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। जहाँ पे 17 पता चला, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किस लिखा जाए, 2 8 10 और 7 कितना आ जाएगा, 70 मींस इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बेटा, 7। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 हो गए। लेकिन इसकी वैलेंसी कितनी हो गई बेटा, अब वैलेंसी निकालना है तो वैलेंसी 8 में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को घटाइए, मींस कितना हो गया, 8। नॉन मेटल की वैलेंसी निकालने के लिए आप 1 में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को घटा देंगे, जबकि मेटल की वैलेंसी डायरेक्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही बन जाएगा। तो आपने शायद, आई होप कि आप सीख पाए कि वैलेंसी क्या होता है और इसे फाइंड आउट कैसे किया जाता है। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। हमारा टॉपिक जो है वो एंडिंग पॉइंट पे है, आपके चैप्टर समाप्त होने वाले हैं, इस बात को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग जाते हैं बेटा, ये जो वैलेंसी होता है, वैलेंसी हमको पता चलता है कि एक एटम दूसरे एटम से कितने दूसरे एटम से मिलकर बनेगा कंपाउंड। तो आइए अब हम आगे सीखते हैं बेटा बॉन्ड, बॉन्ड के बारे में सीखते हैं, केमिकल बॉन्ड जिसे बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड। तो देखिएगा बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड क्या होता है, the force of attraction between atom, the force of attraction between atom or subatomic particle which hold them called केमिकल बॉन्ड। मीन्स बेटा एक एटम जब दूसरे एटम से जुड़ते हैं, उनको जोड़ने के लिए जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड। और ये केमिकल बॉन्ड बेटा दो तरह के होते हैं, एक होता है आयनिक बॉन्ड होता है और दूसरा होता है बेटा कोवैलेंट बॉन्ड। क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड। एक आयनिक बॉन्ड होता है और दूसरा क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड कब होगा बेटा, ये इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनता है। आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, द बॉन्ड फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो आयनिक बॉन्ड होते हैं बेटा वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनते हैं, जबकि जो कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं ये कैसे बनते हैं, द बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन।
शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन के शेयर करने से बनते हैं। और आयनिक बॉन्ड कैसे बनते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ, NaCl, N में जो है बेटा वो सोडियम है, इसके पास 2, 8 और 1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है। Cl के पास कितना होता है? 2, 8 और 7 कन्फिग्रेशन होता है। आपको एक बात याद रखना है बेटा कि ऐसे एलिमेंट जिसमें आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मोस्टली स्टेबल एलिमेंट होता है। तो सारे एलिमेंट सोचते हैं कि हमारे जो लास्ट सेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हों। सारे एटम ये सोचते हैं जिससे वो अपने आप को क्या कर सके? स्टेबल कर सके। इसी वजह से बेटा कोई इलेक्ट्रॉन अपना लूज करना चाहता है और कोई इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है। जैसे बेटा 2, 8, 10, 11, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। अगर ये इलेक्ट्रॉन ना रहे तो ये इसकी लास्ट इलेक्ट्रॉन में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और जब लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो ऐसे एटम क्या हो जाते हैं? स्टेबल हो जाते हैं। तो ये क्या करेगा? अपना एक एटम क्या कर देगा? रिलीज कर देगा, निकाल देगा। और निकालेगा, कोई आदमी दान देता है तो पॉजिटिव बन जाता है। ये पॉजिटिव बना क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? निकाल दे रहा है। क्लोरीन भी चाह रहा है कि हमारे लास्ट आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। ये एक लेना चाहता है तो ये क्या करता है? इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। क्या करता है बेटा? एक्सेप्ट कर लेता है इस इलेक्ट्रॉन को। और जो कोई धन लेता है वो कैसा हो जाता है? रेडी। यहाँ पे अब चार्ज बन गए, ये चार्ज आपस में कंबाइन हो जाते हैं और ये क्या बन जाता है? NaCl। तो इस तरीके से जो बनता है इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। इस तरीके से ये बॉन्ड बनता है ऐसे करके, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से आयनिक कहलाता है। जबकि कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? ये याद रखिएगा, नॉन मेटल के बीच में बनता है। इसके बीच में बनता है नॉन मेटल के बीच में। ये आपको बहुत हेल्प करेगा। जैसे HCl ले लीजिए, हाइड्रोजन नॉन मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, क्योंकि रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो आउटर मोस्ट इसलिए हमको बैलेंस इलेक्ट्रॉन पढ़ने की जरूरत पड़ी बेटा, क्योंकि ज्यादातर हम जो बातें करेंगे वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की ही बातें करते हैं। तो हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। क्लोरीन की कितना होता है बेटा? 7 होता है, 6, 7। ये 7 इसके पास है। ये कंप्लीट करना चाह रहा है कि हमको 1 इलेक्ट्रॉन कोई दे दे, लेकिन हाइड्रोजन कहता है कि मैं 1 इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता। अगर दे दूंगा आपको तो क्या होगा? हमारे अस्तित्व खत्म हो जाएंगे। इस वजह से कहता है कि दोनों लोग पैसे को एक जगह रख लें। जब आपको आवश्यकता पड़े तो आप यूज करिए, और जब हमको आवश्यकता पड़े तो हम यूज करें। तो 7 इसके पास था, जब इसको आवश्यकता पड़ा ये 1 अपने आप को भी कंप्लीट मान रहा है, और जब इसको आवश्यकता पड़ा ये भी अपने आप को कंप्लीट मान रहा है। तो इस तरीके से जो बॉन्ड बनता है शेयर करके, मतलब जैसे शेयर होता है कि अपना पैसा रख दिए हैं, जब तुमको आवश्यकता है तो तुम यूज कर रहे हो, जब हमको आवश्यकता है तो हम यूज कर रहे हैं। लेकिन दोनों को ये कभी फील नहीं हो रहा है कि मेरे पास पैसे की कमी है, क्योंकि वो दोनों लोग आपस में शेयर करके रखे हुए हैं पैसे को। तो यही सेम मैटर होता है HCl के साथ। और ऐसे बॉन्ड को क्या बोलते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। तो आपका ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। आई होप कि मैं आपको अच्छी तरीके से समझा पाया हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक जरूर लाइक और सब्सक्राइब बनता है। धन्यवाद।